ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में अब चर्चा होगी सबसे पहले बिहार की। बिहार में सवाल ये कि लालू का अच्छा दौर लौटने वाला, अब क्या शायद वो दौर कभी लौटेगा ही नहीं। अच्छा दौर तो आप छोड़िए, क्या वो दौर ही कभी नहीं लौटेगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत की लॉन्चिंग होगी? क्या नीतीश मोदी की मजबूती बने रहेंगे? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। इस बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी साफ सुथरी छवि का एक उदाहरण पेश किया। साल के आगाज के साथ नीतीश कुमार ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रॉपर्टी का ब्यौरा सार्वजनिक किया। नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया उसके हिसाब से उनके पास सिर्फ 20,522 रुपए कैश है। नीतीश कुमार के पास 3 बैंक अकाउंट है। एसबीआई पटना सचिवालय शाखा में 27,217 रुपए, एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस में दिल्ली में 3,358 रुपए। मुझे लग रहा है तो ये तो इसलिए रखा हुआ होगा कि अकाउंट चलता रहे। आजकल 3,000 रुपए में अकाउंट सोचिए ना, सोचिए पेनल्टी लगती है 10,000 के नीचे। पीएनबी बोरिंग रोड ब्रांच में 27,191 रुपए और वहीं नीतीश कुमार के पास एक फोर्ड कार है जिसकी कीमत 11 लाख रुपए करीब बताई जा रही है। तो उनके पास लगभग 2,03,000 रुपए की ज्वेलरी है। इसके अलावा 10 गायें हैं, 13 बछड़े हैं। नीतीश जी की टोटल चल संपत्ति 17,66,000 रुपए की है। अब मुख्यमंत्री के पास एक जो सांसद कोटे से बिहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारका में एक फ्लैट है, इसकी मार्केट वैल्यू 1,48 लाख रुपए है। तो आज इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा मैं खाली नीतीश कुमार पर ही क्यों करूं? सुबह जब दमदार 10 में भी मैं चर्चा कर रही थी तो यहीं से बात शुरू हुई थी कि कृष्ण बाबू भी हुए इसी बिहार की मिट्टी के। नीतीश कुमार इसलिए और ज्यादा कमाल लगते हैं, 20 सालों से जो सत्ता में रहे उसके पास संपत्ति इतनी सी ही हो। देखिए, ये उस व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा है जो 10 बार का मुख्यमंत्री है, जो 1985 में पहली बार विधायक बना था और 40 साल से सक्रिय राजनीति में रहा है, केंद्र में मंत्री रहा है, लंबे समय तक रहा है वो, और सभी सरकारों में रहा है। और बिहार जैसे राज्य का वो मुख्यमंत्री है जिसकी आप संपत्ति का बता रहे हैं कि कितने कम पैसे उस व्यक्ति के पास है। जहां आप देख सकते हैं कि जहां लालू प्रसाद यादव का अगर आप बैंक बैलेंस देखेंगे या जिस तरह के उन पे आरोप लगे, इसके अलावा तमाम और पॉलिटिकल लीडर्स हुए, मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा कि सबकी संपत्ति और किस तरीके से वहां पर बाहुबली लोग पैसा के दम पर सत्ता में आते हैं या सत्ता में आकर जिस तरीके से अकुत पैसा बनाते हैं। बिहार में जो भ्रष्टाचार रहा है और नेताओं ने जिस तरीके से लूट का एक इतिहास रहा है, कांग्रेस के समाज से रहा है, कांग्रेस के जो नेता रहे कैसा पैसा उन्होंने बनाया। उसके बाद लालू का 15 साल रहा, वहाँ कैसे अकूत धन संपत्ति नेताओं ने लालू के मार्गदर्शन में वहाँ इकट्ठी की। लालू प्रसाद तो उसमें मतलब आरोपी रहे, उसके बाद सजा हुई उनको, अभी जमानत के ऊपर बाहर है, तमाम परिवार के लोगों के आरोप है। तो ये भारतीय राजनीति के अंदर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये नेता कहने के लिए लालकृष्ण आडवाणी को आप इस उदाहरण में ले सकते हो। तमाम और भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता को आप देखोगे तो उनका जीवन ऐसा ही रहा है। लंबे समय राजनीति में रहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इतने लंबे समय नेता रहे, प्रधानमंत्री देश के रहे, क्या संपत्ति रहे उनके पास। लालकृष्ण आडवाणी 50 साल सार्वजनिक जीवन में रहे, क्या संपत्ति उनके पास आज की तारीख में। मुरली मनोहर जोशी को आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी का आप जीवन देख सकते हैं। इतने गुजरात में 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज 15 साल 11 साल हो गए प्रधानमंत्री के रूप में, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खुद का कोई मकान नहीं है। उनका जीवन कैसा है, जो संपत्ति है वो अपना उन्होंने गुजरात से जब दिल्ली आए थे तो संपत्ति अपने सरकारी स्कूल को देकर चले गए थे। तो ये जीवन मुझे लगता है कि मतलब सभी नेताओं को ये देखना चाहिए कि जब आप किसी नेता को चुनाव करते हैं तो जनता भी ये देखे कि वो किस नेता का चुनाव कर रहे हैं, उसका सार्वजनिक और निजी जीवन कैसा रहा है। इसी निजी जीवन का जो पैमाना जीवन जीने का रहा, उस वजह से वो 20 साल तक सत्ता में रहे हैं। एक ये बड़ा कारण हो सकता है कि वहां की जनता उनको उनके साथ एसोसिएट कर पाती है, उन्हें अपने बीच का समझ पाती है कि देखो ये हम मुख्यमंत्री है लेकिन इसके पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है। वहीं उसके ठीक उलट लालू यादव की जब हम बात करें, मैं कह रहा हूँ लालू जी से पहले कैबिनेट का भी तो थोड़ा समझ में आता, उनसे भी तो जनता बड़ी कनेक्टेड है, जिता के भेज रही है। लालू नीतीश जी की कैबिनेट के नीतीश जी तो मतलब बिना किसी संदेह के सार्वजनिक जीवन में शुचिता का, पारदर्शिता का ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलता है। ठीक कह रहे हैं समीर जी, मोदी जी और नीतीश जी जैसे लोग कितने हैं राजनीति में, लेकिन नीतीश जी की कैबिनेट भी है ना, उस कैबिनेट के लोगों का भी तो सार्वजनिक हुआ होगा। उनमें कितने लोग कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो इतना लंबा समय हो गया और उनका हम दिखा रहे हैं, चाहे वो उनकी कार होगी, उनका घर होगा, तो कुछ भी ले लीजिए आज के समय में 1-2 करोड़ हो जाता है, वो कोई मतलब नहीं। लेकिन संपत्तियां दूसरे लोग कैसे क्या बना रहे हैं और राजनीति में
सचमुच इसकी बड़ी आवश्यकता है। और मैं निजी तौर पर बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए दूसरी वजहों से, लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोग राजनीति में ज्यादा होने चाहिए, जिससे लोगों को थोड़ा तो कुछ सर एक अंकुश कमेंट लगे। इस पर भी कर दीजिए, निशांत कुमार को वो स्थापित करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, वो हिचक रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्थापित क्या करना, आप उनको अवसर दीजिए, चलेंगे तो चल जाएंगे, नहीं चलेंगे तो निकल जाएंगे, हट जाएंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल देना चाहिए, इसमें कहीं कोई तो पार्टी कहने अवसर की बात नहीं दे रही है अभी, मुझे लगता है नहीं दे रही। उसमें भी नीतीश कुमार जी की हिचक ज्यादा हिचक है, ज्यादा वो है। अपना जो ये भ्रष्टाचार का मामला जिसमें राजनीतिक सुचिता की बात हमने की है कि उनके पास नहीं है, और परिवारवाद से भी वो दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में खासतौर से परिवारवाद इतना उनके प्रतिद्वंदी, तो पूरा परिवारवाद क्या पूरा परिवार ही है उसके अलावा, नीतीश कुमार जी के अलावा, तो वो सबसे बचना वो चाहते हैं और अब नहीं चाहते। लेकिन अब यदि उनका होगा तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई उन पर परिवारवाद का आरोप लगाएगा कि निशांत जी 50 साल के हैं, वो 30 साल से 35 साल से नीतीश कुमार जी राजनीति में है, तो उस तरह का भी नहीं है, लेकिन कोई वो कहे परिवारवादी। जी ठीक कह रहे हैं कि कैबिनेट में जो और लोग हैं क्या वो भी उसी तरह से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उस सब पर बात वहां पर होती नहीं है। सर नीतीश कुमार की बात हो रही है तो लालू प्रसाद यादव की भी बात होगी, तेजस्वी यादव की भी बात होगी। सर आप इसी को जोड़ते हुए अपना जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि जब हम नीतीश कुमार की बात करते हैं उन्हीं के तो कंटेम्प्रेरी है लालू प्रसाद यादव। जोड़ कैसे सकते, संपत्ति को लालू जी को नीतीश को जोड़ना क्या है इसमें? नहीं जोड़ना नहीं है सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि कंपैरिजन आप करेंगे, आप उनके कंटेम्प्रेरी से ही उनका कंपैरिजन करेंगे। लालू प्रसाद यादव उन्होंने 2025 में बहुत कुछ खोया, कल हमने इस पे लंबी चर्चा की। लालू यादव की फैमिली अब नए आशियाने पर जाने वाली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नए आशियाने में वो जाने वाली है, अब उसको लेकर सियासत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक लालू फैमिली पटना में वेटरनरी कॉलेज के पीछे बन रहे नए घर में शिफ्ट होगी। लालू खरमास के बाद नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। घर का कंस्ट्रक्शन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। पटना के महुआ बाग इलाके में भी लालू यादव का एक काफी आलिशान बंगला है, लेकिन इस बंगले के बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा और इसी के चलते लालू फिर वेटरनरी कॉलेज के पीछे बन रहे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। लालू का ये घर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हालांकि जब आप उम्र के इस पड़ाव में आ जाते हैं तो आपको आधुनिकता से ज्यादा परिवार की आवश्यकता होती है, लेकिन इस वक्त लालू फैमिली जिस पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ फैमिली क्राइसिस से जूझ रही है, सर अब आप अपना जवाब इसमें शामिल कर लीजिए। जितना नीतीश कुमार की हम बात करते हैं उसके ठीक उलट हमें लालू प्रसाद यादव की भी बात करनी होगी। कारवां लुट गया? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दोनों समाजवादी आंदोलन से निकले हुए थे और साथ साथ थे पटना यूनिवर्सिटी में। और मज़ेदार बात है कि दोनों दो ध्रुव की तरह दिखते हैं बिहार की राजनीति में। एक तो नीतीश जी जो हैं वो आपने अभी देखा कि संपत्ति के मामले पे उन पर कोई दाग नहीं है, लेकिन हम ये कह दें कि नीतीश जी के आसपास रहने वाले दागदार नहीं हैं, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। नीतीश जी के आसपास रहने वाले, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो और भी सारे नेता हैं, उनकी संपत्ति का आकलन किया जाएगा तो कुछ और परिदृश्य निकल करके आएगा। आप जरा उसी तरफ आप मुलायम सिंह यादव जी को देख लीजिए, क्या बैकग्राउंड था और उनके सुपुत्र लोगों के पास कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें आज आ गई हैं, कितनी संपत्ति के मालिक वो आज के दिन में हो गए हैं, उनका परिवार कितनी संपत्ति का मालिक हो गया है। वैसे ही जो रहन सहन या स्टाइल या पैसे को ले लीजिए तो लालू प्रसाद यादव का क्या है। तो दोनों के बारे में छवि बहुत बिहार के अंदर भी बहुत साफ है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी बहुत साफ है। लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के पर्याय हैं और उनका बेटा दुर्भाग्यवश उनसे बाहर नहीं निकल आया है, वो उनकी छवि से बाहर नहीं निकल पाया है। मुझे लगता ना कि इसे एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो अपने बेटे में तेजस्वी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और उनमें एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था कि उनमें बहुत अच्छी संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण उनका जो है वो उनके साथ लोग बहुत साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब हम दूसरी बात देखें कि जितने भी राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां के हैं उनमें परिवारवाद तो आपको सभी में देखने को मिल रहा है, कोई इसका अपवाद है ही नहीं। जितने पार्टियां जो एंटी कांग्रेसिज्म पर खड़ी थी, जितनी पार्टियां जी सर जो गांधी परिवार को लेकर कहते थे परिवार, वो सब रीजनल पार्टी जब बनाते हैं तो उनका वाहक जो होता है वो परिवार ही है।
चाहे वो लालू प्रसाद यादव का हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का हो, चाहे वो रामविलास पासवान का हो, जिसका भी आप नाम ले लें। अब आपने देखा ना, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने बेटे और पत्नी से, इससे बड़ा उद्योग कोई किसी को दिखता नहीं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसलिए पार्टी के अंदर मुश्किलें भी खड़ी हुई। तो कुछ सवाल जो हमने बिहार की चर्चा करते हुए किए थे कि क्या निशांत कुमार की लॉन्चिंग होगी, अभी हिचक दिखाई दे रही है, वो नीतीश कुमार में ही है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें यहां से कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, एक संघर्ष उनका बना रहेगा, ये भी तय है। लैंड फॉर जॉब स्कैम की अगर बात करें तो यहां पर भी चुनौती है। एक चुनौती मध्य प्रदेश में भी है। अब ये चुनौती मध्य प्रदेश की क्या है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले विजय जी कर रहे थे कि बंगाल के पानी में कुछ तो है, बंगाल के पानी में कुछ तो है कि फिर गुस्सा जो है वो बड़ा चरम पर जाता है। मध्य प्रदेश की खबर तो आप तक पहुंची ही होगी, जहां पर जहरीला पानी पीने की वजह से 6 महीने के मासूम से लेकर कुल 13 लोगों की जान चली गई है और गंदा पानी पीने से मौत हुई। पत्रकार का काम है सवाल पूछना। कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा, मध्य प्रदेश के हैं, बंगाल कनेक्शन ऐसा है कि लंबे वक्त तक बंगाल में उन्होंने काम किया, बीजेपी की कमान संभाले हुए थे वहां पर। सवाल उन्हें इतना खराब लगा कि वो भड़क गए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। हालांकि उन्होंने बाद में एक्सपोज पे जाकर यह भी कहा कि मैं खेद प्रकट करता हूं। ऐसे खेद का कोई फिर सर अर्थ नहीं रह जाता समीर जी, ऐसे खेद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो देखिए, वो जो खेद है, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं, कुछ हमें छोड़कर चले गए हैं। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न क्या था, बड़ा ही मौजूद प्रश्न भी था कि भाई जिनका इलाज हो रहा है उन्हें कॉम्पनसेशन तो आप दे सकते हैं, उनके इलाज का खर्च तो उठा सकते हैं, सरकारों से इस तरह के साफ सवाल नहीं पूछने चाहिए ना। ये इंदौर का हाल है जहां पर ये मीडिया की गलती है। इतना सीधा सवाल, ऐसे ही कैलाश विजयवर्गीय जी ने सोचा होगा। देखिए, उस इंदौर की हालत है जहां मध्य प्रदेश में 21 साल से बीजेपी की लगातार सरकार है और इंदौर में तो मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे तो साल भी ध्यान नहीं कब से सरकार। वहां से सांसद है, मेयर कब से, पूरा इंदौर भाजपा में है वहां पर। और मध्य प्रदेश की सबसे पैसे वाली सिटी, सबसे साफ सुथरे शहर का जिसे लगातार पुरस्कार पूरे हिंदुस्तान में मिलता रहा हो, उस शहर की अगर ये हालत है तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था होगी ये समझा जा सकता है। और बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, सवाल फोकट का है दूषित क्या? पानी से, पत्रकार आपसे पूछ रहा तो आप उसे फोकट स्वीकार का सवाल कीजिए। क्या होता है? और पत्रकार ने पूछा तो आप बोलिए कि भाई सरकार जांच कर रही है, हम शर्मिंदा है अगर मारे गए, हम कोशिश करेंगे कि घटना की पुनरावृत्ति न हो। सर, मुझे एक बात इस तरीके से ऐसे बोलना कि फोकट का सवाल, क्या फोकट में बीजेपी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करता? नहीं, मुझे लगता है कि पहले भी रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे ने तो जब बल्ला घुमा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि ठीक है, उसके बाद में कैलाश जी का बेटे का टिकट कट गया विधानसभा का, कैलाश जी को टिकट दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से बयान से कैलाश जी को बचना चाहिए। भाई सरकार की छवि खराब होती है, पार्टी की छवि खराब होती है और भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के लोकप्रिय नेता रहे हैं, विवाद में ऐसा भी नहीं कि पहली बार रहे, बयानों के कारण पहले भी रहे, लेकिन मुझे लगता है उनको बचना चाहिए था। और मुख्यमंत्री को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी जिस तरीके से इंदौर में हो उसको लेकर मुख्यमंत्री को भी सामने आकर बोलना चाहिए था। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय नगरीय निकाय मंत्री है, इंदौर से आते हैं, इंदौर के बड़े नेता है, उन्होंने इस तरह का बयान दिया, अब उन्होंने खेद मांग लिया। मुझे लगता है बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जो भी कहा एक गलत है, कैलाश जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। खबर महाराष्ट्र की सर, बहुत सारे राज्य रह गए हैं सर। अच्छा, चाहे जितने राज्य रह जाएंगे, बड़ा जरूरी है। इतना बददिमाग व्यक्ति राजनीति में है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और ये व्यक्ति सीरियल ऑफेंडर है। किसी के लिए भी कहा जाता है ना, अपराध बड़ा से बड़ा हो जाए, माफी के बाद सब मान लेना चाहिए। कितना बड़ा अपराध हो जाए, आप अच्छे मन से, सच्चे मन से माफी मांगे, मान लेना चाहिए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय नाम का ये व्यक्ति, ये सीरियल ऑफेंडर है। वो बल्लेबाजी छोड़ दीजिए इनके बेटे की, पहले भी मीडिया के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। ये तो वीडियो बन गया, सार्वजनिक हो गया, इसलिए ये बात हो गई ना। उसके बाद भी उनके लोग धमका रहे हैं। और मेरी समझ में नहीं आता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, हम कई बार ये कहते हो, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जनता को भी सोचना चाहिए किसको जिता के भेजते हो। और ऐसे सीरियल ऑफेंडर को ना भाजपा दंड दे रही, नहीं हटा रही, मंत्री बना देती है और जनता जिता देती। अब पत्रकार तो लड़ नहीं सकता, गुंडागर्दी तो इनके सामने करेगा नहीं। ये तो 20-50 लोगों को लेकर चलेंगे नेता लोग, लेकिन जनता देख रही होती है। और फिर जब एक बार उसका दिमाग घूमता है ना, तो सब फोकट के ही हो जाते हैं, 2 कौड़ी के ही हो जाते हैं, कोई हैसियत नहीं रह जाती। लोकतंत्र इसी तरह से काम करता है। बिल्कुल ठीक बात। जब हम फिर मैं कहती हूँ, नए साल का पहला दिन है,
अच्छा लगता है, कुछ अच्छी तस्वीरें देखने को मिले, लेकिन राजनीति है और राजनीति में हमेशा अच्छी तस्वीरें देखने को मिले, मैं ज्यादा उम्मीद करती हूँ। नहीं, आप कैमरा अच्छी जगह ले जाएंगे तभी ना अच्छी दिखेंगी। जब कैमरा आप इंदौर लेते चले जाएंगे तो कैसे दिखेगी? इंदौर सब देश का सबसे साफ शहर है ना, और इतने लंबे समय से। और सर अब हम जी चर्चा लंबी हो जाएगी, महाराष्ट्र तक भी तो लेकर जाना है। शरद पवार की बात करनी है, अजीत पवार की बात करनी है, ठाकरे ब्रदर्स की बात करनी है। 25 के आखिर में दो सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में दूरियां कम होती दिखाई दी। पवार परिवार में चाचा भतीजे की पार्टी ने लोकल बॉडी इलेक्शन में, नगर निगम में ही सही, लेकिन वो साथ तो आए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी एनसीपी और चाचा की पार्टी एनसीपी शरद गुट के बीच में गठबंधन की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुतारी एक साथ हैं। सर मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, विजय जी ये बताइए संभावनाओं के दरवाजे कितने खुले हैं? अभी जो चुनाव हो रहे हैं ना लोकल बॉडीज के चुनाव, उसमें उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। और लोकल बॉडीज के चुनाव को हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि पहले क्या होता था, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाई नहीं जाते थे, तो वहाँ सब लोग अपने अपने इलाके के जो भी लोकल लोग होते थे वो सब मिलकर एक साथ लड़ लेते थे। अब ये चुनावों में ये आ गई है और उनको पता है कि उनकी स्थिति शरद पवार और अजीत पवार मिल जाएंगे तो कुछ सीटों पर वहाँ पर आ जाएगा। और लोकल बॉडी के इलेक्शंस में यदि आपकी हिस्सेदारी नहीं हुई, यदि आपकी जीत नहीं हुई, तो आगे के चुनाव भी मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। वो विधानसभा के चुनाव हों, वो लोकसभा के चुनाव हों, तो वो दोनों लोग मिलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये तो हमेशा ही मानना जाता रहा कि, लेकिन शरद पवार जी तो किसी के दुश्मन है ही नहीं, कभी नाराज हुए नहीं वो किसी से, और उनसे भी लोग नाराज नहीं होते। कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी मूड हो जाता है, तो वो चाचा भतीजे आ जाएंगे, इसमें मुझे वो नहीं लग रहा। आप तो उनको सोचिए कि जो दोनों भाई भी एक साथ आ गए, जो 20 साल से साथ नहीं थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो पूरा परिवार एक साथ आ गया। तो जब जरूरत हो ना, राजनीति में रिश्ते समय और जरूरत के हिसाब से चलते। बाढ़ का पानी जब आता है ना तो सबको तो सांप और न्योला दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो वही अभी मैं केवल यहाँ तक सीमित हूँ, अभी तो बाढ़ के पानी के आने तक। आप ये मत बात देखिए प्रोफेसर साहब अजीत पवार और शरद पवार साथ में आ गए। समंदर का पानी कितना उछाल मारेगा? आप सिर्फ ये मत देखिए कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आएंगे, वो सिर्फ पूना पिंपरी चिंचवड़ में आए, बाकी जगह अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे बीएमसी और टीएमसी में साथ में आए हैं, बाकी जगह कई जगह 14 जगह अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और शरद पवार कई जगह साथ में लड़ रहे हैं, कई जगह अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां तो गठबंधन शहर के हिसाब से हुआ है। 29 नगर निगम में चुनाव हो रहा है, 29 नगर निगम के हिसाब से गठबंधन 29 तरीके से बने अलग अलग। 29-60 आप ये नहीं मान सकते कि पूरे कांग्रेस और बीजेपी सारे 29 में अलग अलग लड़ रही है। कई जगह गठबंधन भी है, शिवसेना कहीं अलग है, कहीं शिवसेना मिलकर लड़ रही है, कहीं मनसे और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है, कहीं मनसे और एकनाथ शिंदे मिलकर लड़ रहे हैं, कहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं किसी नगर निगम में। तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग गठबंधन बनाए, जहां जिसका ताकत ज्यादा है उसके साथ गठबंधन किया गया है। और ये बहुत ही अलग तरह का, मतलब एक सतरंगी जिसे कहते हैं ना, सभी रंगों का समावेश है। गठबंधन में जितने प्रकार हो सकते हैं उतने प्रकार आपको ये 29 नगर निगम में पार्टी और गठबंधन देखने को मिल रहा है इस बार। आप मतलब कई बार मुझे लगता है कि पार्टी के सपोर्टर्स यूं ही अपना जो है खून चलाते रहते हैं। पार्टी की गठबंधन कहीं भी कभी भी अपनी सुविधा अनुसार हो जाता है। अच्छा, 2026 में 3 और ऐसे राज्य हैं जिस पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि असम, केरल और तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं। केरल में जहां बीजेपी लेफ्ट से छिनकर पहली बार तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बनाकर पूरे जोश में है, वहीं राहुल गांधी को देखकर ऐसा लग रहा है वो तीसरी बार भी केरल का विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जिससे एआईएडीएमके के स्टालिनी की चिंता बढ़ गई है। एक्टर विजय के मैदान में उतरने की वजह से वोट बैंक बटा, तो इसका फायदा किसे होगा? बीजेपी को होगा। तो क्या बीजेपी तमिलनाडु जीतने जा रही है? वहीं असम में हिमंता सरकार की लोकप्रियता में इजाफा देखकर फिर से गौरव गोगोई पर हार का खतरा मंडरा रहा है। मैं असम की एक और दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले जल्दी से केरल की बात कर लेते हैं। ये हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी के लिए एक और फेलियर होने जा रहा है क्या? देखिए, राहुल गांधी के लिए तो वहां कोई सफलता थी भी नहीं। तमिलनाडु में तो पूरी तरह से जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो हावी है। 60 के दशक के बाद से मोटा मोटा वही है। और राहुल गांधी वैसे भी इन राज्यों में एक पिछलग्गू की भूमिका में। केरल में जरूर है कि हो सकता है कि उनकी अगुवाई वाला गठजोड़ आगे जाए, लेकिन तमिलनाडु में वो वैसे भी बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी कितना ऊपर जाएगी और द्रविडियन पॉलिटिक्स कितना नीचे जाएगी, मुझे लगता है 26 ये तय करेगा। और किसी भी एक चक्र होता है, मुझे लगता है वो चक्र पूरा हो रहा है और एंटी हिंदू पॉलिटिक्स को खतरा है।
ये वीवी राजेश का एक पोस्ट मैं देख रही हूँ जी। केरल पे एक छोटी सी सर मैं ये एक इंफॉर्मेशन दे दूं सर। द पॉलिटिकल चेंज इन त्रिवनंतपुरम इज द रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क बाय बीजेपी वर्कर्स इन केरल। दिस रिकॉग्निशन इज द न्यू ईयर गिफ्ट गिवन टू केरल बाय मोदी जी। ये प्रधानमंत्री साहब ने जो रिकॉग्निशन लेटर भेजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केरल के अंदर जो जीत हुई है तिरुवनंतपुरम में वो एक बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी बात, कांग्रेस के लिए अभी जो लोकल बॉडीज़ में जो चुनाव हुए हैं और उसके जीत के आधार पर ये उम्मीद की जा रही है कि केरल के अंदर हो सकता है कि जो वामपंथी घटक है वो उसकी हार हो जाए। लेकिन आप जरा पिछला चुनाव भी देखिए, पिछले चुनाव में भी लोकल बॉडीज़ में ऐसे ही परिणाम आए थे और मज़ेदार बात है कि सरकार बनी तो वामपंथी सरकार बन गई। वहां पर एक पैटर्न वहां पर दिखाई देता है। एक कि कहीं न क्या ऐसा है, क्या मैं नहीं जानता कि ऐसा है या नहीं, एक लगता है कि जैसे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और वाम दल के बीच में कहीं पिन्यारी विजयन के साथ कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है जो लोकसभा में तो उनके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। क्या जानबूझ करके हारती है? क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिन सीटों पर लोकसभा में वो जीतती है वो विधानसभा में हार जाती है, और ये 2 बार से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन क्या लगता है ऐसा क्यों होता है कि लोकल बॉडीज में चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन फिर वही चीजें जो है वो विधानसभा में रिपीट नहीं होती हैं, लोकसभा में जीत जाते हैं फिर विधानसभा में रिपीट नहीं हो पाते हैं। तो ये एक वहां का पैटर्न दिखाई देता है केरल के अंदर। मैं एक तस्वीर जरा आपको आसाम से दिखाना चाहती हूँ। हमारे दर्शक हमेशा ये कहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग विजुअल आप दिखाया करिए, तो है तो पॉलिटिकल ही लेकिन है इंटरेस्टिंग। जरा असम के मुख्यमंत्री की एक तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए प्ले करें, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद हैं और फिर वहां पर भाई आम जनता से मिलने के लिए डबल बैरिकेडिंग होती है, लेकिन फिर भी एक महिला उन तक आती है। ज़रा जब तक पीसीआर डायरेक्टर वो तस्वीर ढूंढें तब तक विजय जी, वो महिला जो है इतनी क्यूटली इतनी प्यार से वही असमिया भाषा में बात कर रही है, उनका गाल खींच रही हैं, उनका हाथ थपथपा रही हैं। ये जो पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं और फिर उसी से आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर में असम की बात करते हैं, जैसा बंगाल में होगा वैसा रिफ्लेक्शन असम में दिखाई देगा, जैसा असम में दिखाई दे रहा है उसका थोड़ा असर बंगाल में होगा। हम असम सेंट्रिक बात कर लेते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस गोगोई। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा मजबूत नेता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी वहां पर ताकत दिलाई। जिस चुनाव में वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे वो चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने हिमंता बिस्वा शर्मा की वजह से जीता। गौरव गोगोई ने बहुत मेहनत की है और उम्मीद हो रही थी कि अब भी है उम्मीद उन लोगों को कि वे बहुत अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप क्या अलाउ करें तो मैं ये वीडियो दिखा दूं? जी जी, है ना। माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन सर्विंग द पीपल ऑफ असम विद ग्रेटर वाइगर। देखिए वो जैसे महिला बोल रही है वो सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि महिलाओं के साथ एक तो नेटवर्क का बड़ा लोचा है। हाँ देखिए मैं प्ले कर रही हूँ फिर से, थोड़ा क्लोजअप कर लीजिए। हाँ, बड़ी शानदार ये तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखिए एक महिला जो है नीली शॉल में है और हिमंता देखिए किस पे किस ले रही है। कोई चिंता नहीं है ना, वो बोल रही है कोई चिंता की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, सब काम करूंगा। ये जो है ना मतदाताओं की मोहब्बत प्रेम और वो बताता है और लोकप्रियता भी बताता है अपने नेता की कि भाई उसके साथ कैसा कनेक्शन है, और वो उनको लोकप्रिय बनाता भी, इसी तरह से लोकप्रिय होते जाते हैं। लेकिन चुनाव के नतीजे बिल्कुल इसी पर आधारित तो ऐसा नहीं है। फिर भी इतना तय है आज की तारीख में असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे लोकप्रिय नेता हैं। क्या वो अपनी सत्ता को बचाए रख सकते, क्योंकि ये भी तीसरी बार हो जाएगा जी ये इलेक्शन भी, तो वहाँ पर किस तरह से होता है और कांग्रेस और जो पार्टी है बदरुद्दीन साहब की वो किस तरह से इस इलेक्शन में परफॉर्म करती हैं। बदरुद्दीन साहब की पार्टी का क्या हाल होगा, किस तरह से वो क्या कांग्रेस के साथ जाएगी या नहीं जाएगी,
उन सबसे भी बहुत बड़ा फर्क 9% पड़ेगा। का वोट बैंक है उनका। हाँ? 9% वोट मिला हाँ था वही तो कह रहा हूँ, पिछली उनका बड़ा फर्क पड़ेगा। बदरुद्दीन जी 10 लाख वोट से जीते थे और इस बार उतने ही वोट से हारे हैं। हाँ हाँ वो ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ ना। लेकिन वो तो चुनावों में होता रहता है, ये तो कोई ऐसा नहीं है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा का जो सबसे प्रिय विषय घुसपैठी है, उसके आधार पर ये चुनाव कैसे वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने अभी पिछले दिनों वहाँ किया था, क्या जगह, झारखंड में। जी। तो झारखंड में तो वो फेल हो गए। अब असम में किस तरह से एक होता तरफा है, नहीं होगा असम जिस तरीके से हाँ, असम वही में, कह रहा हूं ना कि वो मतलब आसाम- पिछली बार भी आप देखिए 29.7% कोई फैक्टर होंगे। नहीं, निश्चित रूप मजबूत से है। होंगे। गौरव गोगोई बहुत सबसे मजबूत बड़े तरीके से नेता, लड़ उनके रहे हैं। पिता लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं और हेमंता के खिलाफ बीजेपी के अंदर भी बहुत नाराजगी है वहां पर। ऐसा नहीं कि हेमंता शर्मा सबसे लोकप्रिय नेता जरूर है वहां के, लेकिन आंतरिक असंतोष भी है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वोट परसेंटेज देखेंगे तो 3-3.5% का फर्क है। 29 पॉइंट समथिंग कांग्रेस को मिला था, 33% बीजेपी को मिला था। तो ऐसा नहीं हो, लोकसभा में भी कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, तो बहुत आसान नहीं है। मतलब एक तरफा चुनाव सेंट्रल नहीं कहा जा लीडरशिप सकता। कितना सपोर्ट टफ करती है होगा। ना, अब ये सब वो- कितने मार्जिन के साथ लेके जाते हैं। तरुण गोगोई, गौरव गोगोई असम के बड़े नेता है, वो किस तरीके से वहां पर संगठन को लेकर जाते मैं हैं एक गौरव छोटी सी गोगोई, टिप्पणी ये देखने वाली बात होगी वहां पर। और क्या वहां हिंदुत्व के जो वोटर है, जो घुसपैठियों से परेशान है, वो एक तरफा बीजेपी को वोट करते हैं। ये मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण अगर होता है और तो वैसे भारतीय भी जनता फिर वो पार्टी वेस्ट जंग में ही क्या, जाएगा। जहां पे दोनों तरफ से लड़ाई कांटे की ना दिखाई दे,